आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक बड़ी खबर लेकर के। जी हां, लाइव भी चल रहा और तमाम देख रहे होंगे कि ईरान की तरफ से जवाबी हमला किया गया और 3 राउंड में ये हमले किए गए हैं, जिससे तिल अवीव पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। एक के बाद एक तस्वीरें आ रही हैं। पहले राउंड में कई मिसाइलें, सैकड़ों मिसाइलें, दूसरे राउंड में भी सैकड़ों मिसाइलें और तीसरे राउंड में जब मिसाइलें मारी गई तो 150 मिसाइलें जो हैं उन्होंने हिट किया है। तो इस तरह से पूरी आप देखिए कि तिल अवीव जो है वो तबाह हो गया है और जा करके हिट किया। यहाँ तक की खबर है नेतन्याहू का घर भी इसमें तबाह हुआ है, कई मिनिस्ट्री तबाह हुई है और इसके सारे फुटेज यहाँ मैं पेश कर रहा हूँ। और जो हमने इस पर बातचीत भी की है वो भी मैं पेश करूँगा, क्योंकि जिस वक्त ये पूरा हमला हो रहा था उस वक्त हम लाइव थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो वो तमाम चीज़ें आप देखिए यहाँ पे मैं पेश करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए वो तमाम फुटेज किस तरह से हमले आप देखिए, और इसके हमले की वजह से अब गाजा में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। इसी तरीके से लेबनान के लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। ईरान के लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ईरान ने अपना बदला लिया है। जिस तरह से ईरान पर इजराइल ने आज सुबह हमला किया था, उसके बाद ईरान ने रात में इसका जवाब दिया है। पहले ड्रोन से हमले किए, लेकिन उसके बाद ताबड़तोड़ आप देखिए कि ईरान ने मिसाइल से हमले किए और मिसाइल से लगातार हमले और बड़ा नुकसान। अभी वहां से खबर नहीं आई है, सुनने में आया है कि वहां के तमाम जो मीडिया पर रोक लगा दी गई है, फुटेज पे रोक लगा दी। इसके बावजूद कई फुटेज आई हैं और प्रेस टीवी और तमाम दूसरे जराए ने उसको जारी किया है। तो बहरहाल देखिए, इस पूरे मामले पर हम आपकी खिदमत में ये न्यूज़ पेश कर रहे हैं और इस पूरे मुबाहिसे में आपको उस तमाम लाइव चीज़ें दिखाई देंगी कि किस तरह ईरान ने हमला किया है। देखिए ये रिपोर्ट हमारी। वो शॉर्ट में दिखाना चाहता हूँ। शॉर्ट वो ये देखिए, ये तिलक। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला इजराइल को मिटाना ही चाहता है, इसीलिए इतना ईरान को पावरफुल बना रहा है। पूरी इस्लामिक दुनिया की ये जीत है कि ईरान जो है अल्लाह से डर रहा है, इन लोगों से नहीं डर रहा। सबसे बड़ी ताकत जो है ईरान का अल्लाह पे अकीदा, ये बहुत बड़ी ताकत होती है। जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने कहा कि ईरान की तरफ से मिसाइल का पहला बैच इजराइल पर दाग दिया गया, ये पहला हमला। क्योंकि ईरान के जो लोग हैं वो शहादत के लिए मुतमन्नी है, वो चाहते हैं कि उनको शहादत मिले। और यही वजह है कि जिस तरीके से आपने बड़े पैमाने पर ईरान की, तेहरान की अलग अलग शहरों की सड़कों पर लोगों का हुजूम आज आपने देखा है, ये उसी चीज का गम्मास है। पूरी शिया सुन्नी इन लोग का कैसे नहीं चल पा रहा है। सारा शिया तो मिलकर के सुन्नी का एक देश फिलिस्तीन की आजादी की जंग लड़ रहा है। कहाँ के सुन्नी मुल्क? सब तो सुन्नी है। जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, सब तो सुन्नी है। वो लोग क्यों नहीं बोल रहे? बात ये है, और मैं फिर कह रहा हूं फजील साहब, ये सिर्फ और सिर्फ भटकाने वाली बात है फिलिस्तीन की तरफ से। और मुझे इस बात का खौफ है कि ईरान की तरफ ये सबको तवज्जो करके कहीं अटैक बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा पर न किया जाए। मुझे जिस बात का बहुत ज्यादा खदशा है और जिसकी तैयारी वहां पे है, मैं ये कह रहा हूं। और चूंकि इनको डर ये लगा कि पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और पूरी दुनिया जो है वो गाजा के साथ खड़ी हुई, ये भी एक बहुत बड़ा डर था इस हमले के पीछे। और अब देखिए, अब तैयारी, जाहिर सी बात है कि ईरान ने तो कहा कि हम मारेंगे, और ईरान ने अभी आपको बताया फिरोज अहमद बख्श साहब कि अंजर साहब ने कि ईरान ने ऐसा कभी नहीं हुआ कि जवाब नहीं दिया। जवाब दिया है, लेकिन ये कि चूंकि अमेरिका का तो नुकसान होना नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट में नुकसान किसका होगा? अभी आप देखिए कि नुकसान किसका होने जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अंजर साहब ने बिल्कुल सही कहा। ईरान जितना भी पड़ता है अकेला है, बहादुर है, जवाब देता है और उसके पास हजरत अली करमुल्लाह वजह की ताकत है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन आपने एक बात कही कि मतलब घुटने नहीं टेक रहा है, बिल्कुल ठीक है। आ गई, बड़ी खबर आ गई। एक मिनट मैं रोकूंगा फिरोज अहमद साहब, ये बड़ी खबर आ गई। जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने
जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने कहा कि ईरान की तरफ से मिसाइल का पहला बैच इजराइल पर दाग दिया गया। ये पहला हमला, मिसाइल का पहला हमला ईरान पर कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पहला हमला जो मिसाइल का बैच, पहला बैच जो है वो इस वक्त जो है वो इजराइल पर ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। ये आप देखिए यहाँ पे ये खबर आ रही है और यहाँ पे जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने ये अपडेट किया, ये स्क्रीन पर ईरान की ओर से मिसाइल का पहला बैच इजराइल पर दाग दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। जी बात मुकम्मल कर ले फिरोज साहब। मेरी बात तकरीबन पूरी हो गई। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा रजवी साहब कि बिल्कुल नहीं झुक रहा ईरान। ठीक है, जो भी उसकी ताकत है, अमेरिका जैसे इतना पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, उसका प्रेसिडेंट, दुनिया का प्रेसिडेंट सब नहीं झुक रहा। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ईरान का वो हाल ना हो जो सद्दाम हुसैन भी नहीं झुके आखिरी वक्त, मरते मर गए, कोर्ट में गए, सब कुछ है, मुकदमा लड़ा, वो बहादुर की तरह चले गए इस दुनिया से, लेकिन इराक तबाह हो गया। हम ये नहीं चाहते, ईरान भले ही नहीं झुके लेकिन ईरान तबाह नहीं। बस ये दुआ कर रहे हैं। जी फदेल साहब। देखिए मुमताज भाई, सद्दाम हुसैन साहब जब लड़ रहे थे, कुछ बारी साहब कुछ बोल लीजिए आप। अब्दुल नहीं, बारी साहब कुछ बोलना मैं चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से हमारे फिरोज बख्त अहमद साहब ने एक आशंका जाहिर की है और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि हम ये नहीं चाहते कि इराक जैसा हाल ईरान का ना हो। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि इराक और ईरान के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन, यहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन, वहाँ ईरान में जो सत्ता है वो इस्लामी इनकलाब की वजह से आई है और इस्लामी इनकलाब अगर उसको कमज़ोर पड़ना होता तो शुरुआती दिनों में जब इनकलाब ईरान के अंदर आया था उसी वक्त वो चीज़ कमज़ोर हो गई होती, लेकिन धीरे-धीरे उसकी जड़ें मज़बूत होती गई हैं। तो जो इस्लामी इनकलाब है उसमें ईरान की जो अवाम है उसके अंदर शहादत का जो जज़्बा होता है वो एक नए एंगल से उसने जो है उनके अंदर डाल रखा है। यही वजह है कि इराक की अवाम और ईरान की अवाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और जो आशंका फिरोज़ साहब ने ज़ाहिर की है, मुझे नहीं लगता है कि उस तरह के हालात ईरान में देखने को मिलेंगे क्योंकि ईरान के जो लोग हैं, वो शहादत के लिए मुतमन्नी हैं। वो चाहते हैं कि उनको शहादत मिले और यही वजह है कि जिस तरीके से आपने बड़े पैमाने पर ईरान की, तेहरान की अलग-अलग शहरों की सड़कों पर लोगों का हुजूम आज आपने देखा है, ये उसी चीज़ का गम्माज़ है, जो ज़ाहिर करता है कि ईरान और इराक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी, रिज़वी। जो बात मैं बोलना चाहता था, बारी साहब ने वो बात बोल के मेरा वक्त बचाया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आप बोले, यही मेरा भी विचार है। देखिए फिरोज भाई, वक्त वक्त की बात होती है, कभी नाव गाड़ी पे और कभी गाड़ी नाव पे होती है। ये तजर्बा है दुनिया का। ईरान इस समय, इराक की तो बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इराक इंडिपेंडेंट था, उसके पीछे कोई थे लोग, लेकिन वो सच्चे नहीं थे। ईरान के पीछे चाइना है, रूस है, और भी किंग जॉन है, और भी बहुत से लोग हैं। सबसे बड़ी ताकत जो है ईरान का अल्लाह पे अकीदा, ये बहुत बड़ी ताकत होती है। किस तरह से अरब जो है, जॉर्डन, मिस्र, इजिप्ट या दूसरे अरब ममालिक देश अल्लाह से कम डर रहे हैं और इसराइल और अमेरिका से ज्यादा डर रहे हैं। कम से कम ईरान अल्लाह से डर रहा है, इन लोगों से तो नहीं डर रहा ना। ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की जीत है, पूरी इस्लामिक दुनिया की ये जीत है कि ईरान जो है अल्लाह से डर रहा है, इन लोगों से नहीं डर रहा। यही तो हर मुसलमान की तो यही ख्वाहिश होती है ना कि भाई अल्लाह से डरो। इन दुनिया का जालिम तुम्हारा क्या कर लेगा? मौत ही तो एक आखिरी रास्ता है, मरना तो सबको है। आज मरे चाहे कल मरे चाहे 10 साल के बाद मरे, कौन बचेगा? हम 4 लोग बैठे हैं, किसी गारंटी नहीं कि कल सुबह कौन बचेगा। तो इसलिए यही ताकत जो ईरान बार बार अयतुल्लाह खामेनी साहब ने तकरीर में भी बात बोलते हैं, और यही बात आज दुनिया के ईमान की ताकत बनी हुई है कि भाई डरना है तो अल्लाह से डरो। और दुनिया में तमाम इतिहास पढ़े हैं कि ताकतवर लोग, इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना को बाबर की 15,000 सेना ने हरा दिया था। वहां से अमेरिका लेबनान से हार गया, उसे क्या नाम है उसका, हार गया था।
और कोई अफगानिस्तान से भागना पड़ा, कहाँ अमेरिका टिका आज तक? कोई एक जंग वियतनाम से भाग गया, कोई एक जंग अगर जीता हो अमेरिका तो बता दीजिए, कोई एक जंग जीता हो तो। और कुवैत को कब्जा कर लिया, फिर गद्दाफी साहब को मार दिया, यासिर अराफात साहब को मार दिया, एक लंबी फेहरिस्त है। ये तो दुनिया खामोश थी इसलिए ये बढ़ते चले जा रहे। हमको लग रहा है क्लस्टर बम मारा अफगानिस्तान पर तब भी दुनिया खामोश थी। क्या दुनिया के लोग अमेरिका से इतना डर रहे? अल्लाह से कम डर रहे, अमेरिका से ज्यादा डर रहे? ये अब एक वक्त आया है, एक तैयारी होती है, हर चीज का एक वक्त होता है। एक वक्त अब आया है कि ईरान से आज से हमला, ये तो 11-12 महीना पहले ही हमला करके ईरान को नेस्तनाबूद कर देते, जब हमास को नहीं कर पाए, हिजबुल्लाह को नहीं कर पाए। 2-4 नेताओं को मार देने से ये खेल खत्म नहीं हो जाएगा। शतरंज की बिसात में अगर वजीर को आप मार दीजिएगा तो खेल खत्म हो जाता है, लेकिन फिर आप भी खत्म हो जाएंगे। जो जीता वो भी खत्म, जो हारा वो भी खत्म। इसलिए कभी भी लड़ाई जो है वजीर, और इजराइल क्या कर रहा है, सीधा बड़े नेताओं को टारगेट किलिंग कर रहा है। वो उसका पूरा निशाना जो है, उसकी पूरी इंटेलिजेंस ये रहती है कि फलाने को मार दो चिन्हित करके, फलाने को मार दो चिन्हित करके। अरे ये जिंदा कौम है, ये एक मरने से दूसरा उस जगह को आगे ले लेता है। अभी इसराइल को, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला इसराइल को मिटाना ही चाहता है, इसीलिए इतना ईरान को पावरफुल बना रहा है और पूरी दुनिया आज डर रही है। कितना भी बेड़ा लेके आ जाए, लाल सागर से भाग तो गए अमेरिका, हूती से कहां लड़ पाए? ठीक है, हवाई हमला कर देना वो कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है, वो तो मिसाइल है, छोड़ दो। जैसा कैप्टन साहब पहले आते थे, वो कहते थे कि नाश्ता करके हम बैठे हैं, अभी खाने में टाइम है तो चलो 2-4 बमें मार के चले आते। लेकिन कहने में बहुत और करने में बहुत फर्क होता है, आसान नहीं होता है। 200 जहाज लेकर के घुसे हैं और उन्होंने मारा है और दुनिया में हल्ला मचा रहा है कि हमने एटॉमिक एनर्जी। अरे कहाँ ईरान के पास एटॉमिक एनर्जी है कि आप मार के चले आए? वो भी क्या सड़क पर लालटेन की तरह टांग के रखा है क्या कि यही मेरी एटॉमिक एनर्जी, आके मार लो इसको? कितना अब तो दुनिया में मीडिया झूठ इतना बोल रही है कि लोगों को भरोसा करना भी मुश्किल हो गया है कि एटॉमिक को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। अरे तुमने 3 लाख फिलिस्तीनियों को मार दिया तो ये भी तो सब्र कर रहे हैं ना दुनिया के मुसलमान। मार दिया तो देख लेंगे, जब तक जिंदा है तब तक जिंदा रह के तो मरेंगे, कि बिना मरे ही हम मर जाए। मेरी सांस चल रही है, मेरी खून रगों में दौड़ रहा है, लेकिन हम मुर्दा हैं, ये तो और भी खतरनाक है। यदि आप जिंदा हैं तो जिंदा रहने का सबूत भी तो दीजिए, कि ऐसे ही जॉर्डन के जैसे और अरब के जैसे, इजराइल के जैसे कि लाखों बेगुनाह मारे जा रहे हैं और ये लोग चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। इनके अंदर गुस्सा नहीं है, इनके रगों में खून नहीं है, ये अल्लाह को नहीं मानते, ये दीन इस्लाम को नहीं मानते, ये अपने प्रॉफिट के लिए लड़ रहे हैं। वो प्रॉफिट के लड़ रहे हैं, ईरान अपने प्रॉफिट के लिए लड़ रहा है, अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ाई की बातों से लड़ रहा है। पूरी शिया सुन्नी इन लोग का कैसे नहीं चल पा रहा है? सारा शिया तो मिल करके सुन्नी का एक देश फिलिस्तीन की आजादी की जंग लड़ रहा है। कहाँ के सुन्नी मुल्क? सब तो सुन्नी है, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, सब तो सुन्नी है। वो लोग क्यों नहीं बोल रहे? फिर शिया सुन्नी की, अरे ये तो कितनी फक्र की बात है कि एक आज डिबेट में मैंने यही कहा कि एक देश है फिलिस्तीन जो दुनिया से को मदद मांग रहा है, वो तो सुन्नी देश है। सुन्नी देश के लिए सारे शिया देश खड़े हैं। ईरान से जुड़ी हुई जितनी प्रॉक्सी है सब, हूती अपने को मिटा दिया, हिजबुल्लाह मिटा दिया, हसन नसरुल्लाह मारे गए, कितने बड़े बड़े नेता मारे गए हूती के भी। तो ये सब कुर्बानी किसके लिए दे रहे? मस्जिद अक्सा के लिए दे रहे। मस्जिद अक्सा को भी बांट दोगे आप, उसको भी शिया सुन्नी में बांटोगे? अब नहीं चलेगा, हर बार नहीं चलता है, कुछ दिन चल गया वो अलग बात थी, लेकिन हम इस वक्त लीबिया से और इराक से इसकी तुलना नहीं कर सकते। अब वो बात नहीं है दुनिया में। ईरान अब दुनिया ईरान का लोहा मान चुकी है। ईरान को एक बार हमला कर दिया। और जयदीप सिंह एक मिनट बाद फजील साहब 1 मिनट रोकेंगे। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने बताया है कि तमाम चैनलों पे इस वक्त चल रहा है कि 500 मिसाइल से हमला किया गया, और अभी उन्होंने ये भी बताया है कि अब तिल अवीव से बड़े बड़े धमाकों की आवाज आ रही, स्क्रीन पर हमने दिया है।
जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने तेल अवीव के सेंटर में धमाकों की आवाजों की खबर आ रही है। तो ये तमाम चैनल्स चूंकि दिखा रहे हैं, अभी हम चैनल नहीं देख पा रहे हैं, और जयदीप सिंह बुंदेला जो है वो देख रहे हैं और वो अपडेट कर रहे हैं हमें। तो यहाँ पे आप देखिए कि 500 जो है वो बताया जा रहा है। कुछ एक चैनल कह रहे हैं कि 100, लेकिन ज्यादातर जो है वो 500 मिसाइल से हमले की बात की जा रही है। तो ये रिएक्शन जो है एक तरीके से वो शुरू हो गया है। जी फजील साहब कंप्लीट कर लें। मैं थोड़ा से और कर रहा हूँ, कोई हर्ज तो नहीं है? थोड़ा से और कर रहा हूँ, कोई हर्ज तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। अब तो मैं हमला शुरू ही हो गया। 12 मिनट और कर लूं? हाँ कर लीजिए। फिरोज भाई से पूछिए, वही हम लोग की सीनियर सिटीजन है। नहीं अंदर साहब अगर जी अंदर साहब आप इजाजत है। और मैं ये भी कहूंगा कि आज का जो सदारती खुतबा है, एक मर्तबा तो हमारे फजील भाई ने दिया था, आज अंदर साहब देंगे सदारती खुतबा। मेरी इजाजत और मेरी खुशामदीद करते। आप हमारे बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, चाहेंगे तो कि बात करेंगे इससे पहले। चलिए ठीक है, आप जिम्मेदारियों को बोझ से अंदर साहब को दबाना चाह रहे हैं, और कोई बात नहीं है। पर देखिए एक मिनट, असल में फिरोज अहमद बख्श साहब आप शक्ल से सदर लगते हैं, तो इसलिए भी आपको करनी पड़ती है। आप शक्ल सूरत से भी अगर ऐसा है अंदर साहब कह रहा हूँ, अगर ऐसा है मुमताज साहब, अगर आपने मुझे सदर चाहे शक्ल सूरत में बना दिया है, तो मैं सदर की अथॉरिटी से आपसे गुजारिश करता हूँ कि अंजर साहब से कहिए सदारती खुतबा वो दें। ठीक है, चलिए वो तो आपके ऊपर है। जी जी अभी हम लोग तो हमले की बात करें तो हमले की खबर भी आ गई। और एक चीज जान लीजिए कि इजराइल ने जो है अपने ताबूत में किल ठोक लिया है, ये जान लीजिए आप। ये जो हमला करके इजराइल ने अपने ताबूत में किल ठोक लिया, अभी उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और एक तरफ उधर से मिसाइल से हमला होगा, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और हुती और हमास जमीनी जंग शुरू कर देंगे। आप देखिए इसके बाद फिर इजराइल का क्या होता है। इजराइल समझ रहा है कि वो अरे हुती से भी कहाँ निपट पाए। कोई बोला अभी कि वो हमास समझ रहा है, हमने कहा कि अरे हुती से नहीं निपट पाए, हमास से भी नहीं निपट पाए, हिजबुल्लाह से भी नहीं निपट पाए, संधि करना पड़ा तीनों लोगों से पीस एग्रीमेंट साइन किया है इजराइल ने, और अब ये चारों मिलकर लड़ेंगे। और 17 अक्टूबर की कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद देखिए कि क्या होता है इजराइल का। इजराइल में 5 करोड़ लोग जाएंगे, इजराइल घुसेंगे। पूरी दुनिया के मुसलमान आने के लिए बेताब है, बिल्कुल लोग परेशान है कैसे वहां पहुंच जाया जाए। और जिस तरह से ये हमला हुआ है, अभी तो शुरुआत है, अभी देखिए आगे के क्या होता है। कितनी आबादी है, कितना हथियार उनके पास। और उधर यूक्रेन और रूस, कोई खामोश नहीं बैठा है, सब अपने काम पे लगे हुए हैं। कोई किसी से नाउमीदी की जरूरत ही नहीं है, सब अपने काम पे लगे हैं पूरी ईमानदारी के साथ। ये लड़ाई दुनिया से अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने की है, मिडिल ईस्ट को आजाद करने की। अरब जगत, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड गुलामी की जिंदगी जी रहा है, झुक के जी रहा है, उसकी ऋण नहीं है, वो झुक के जी रहा है। उसको तन के खड़े होने का ये समय है। उसका लीडर बनेगा ईरान। मैंने आज कहा था कि इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर ईरान है। पूरी दुनिया का मुसलमान ईरान की तरफ देख रहा है। मैं दूसरी अपडेट देता चल रहा हूं, क्योंकि ये कोई ऐसी मौजूआती डिबेट नहीं है कि उस पे एक खास, चूंकि ये अपडेट ही देना है इसका मकसद है। और बीच बीच तज्जिया और चैनलों पे भी आप देखते होंगे बीच बीच में जो है वो देते हैं, ब्रेकिंग चूंकि आ रही है। अब यहाँ पे फिर देखिए आया है कि ईरान से कोऑर्डिनेशन में हुती भी मिसाइल लॉन्च करने वाला है। हुती भी अब हमले के लिए तैयार है, वो भी हमला करने जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ पे आया है। और ये भी बताया जा रहा है कि फ्रांस ने, जदीप साहब ने कहा फ्रांस ने भी अपने जेट्स को इजराइल को बचाने के लिए आदेश दिया है। तो फ्रांस जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। और कतर बेस से यूएस
जो है उसके एयरक्राफ्ट जो है यूएस फाइटर जेट अल उदैद बेस कतर से प्रोजेक्टाइल इंटरसेप्ट करने उड़ रहे हैं। यानी इजराइल को बचाने के लिए आप देखिए जॉर्डन से, कतर से और फ्रांस, ये सब जो है, और इधर ईरान ने जो है वो हमले शुरू कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि लड़ाई जो है, जाहिर सी बात है कि अब आप देखिए आप ईरान की बात कर रहे हैं, और कहाँ ईरान और कहाँ इजराइल, इजराइल के साथ कौन कौन लोग आ रहे हैं, आप देखिए ईरान के साथ कौन आ रहा है। जो बात असल में है जी फदील साहब, आप देखिए कि अब सारे आप जो बार बार एक बात कहते हैं, मैं बार बार सोचता हूँ कि उसको दोहराता रहूं कि सारे चेहरे सामने आ जाएंगे। हाँ। अभी फ्रांस इतनी बड़ी बात कर रहा था, सारी बातें, लेकिन अब आप देखिए ना, पलटी मार ली फ्रांस ने। पहले साथ दे रहा तो डिफेंस के लिए आ रहा है, डिफेंस के लिए आ रहा है जी मैंने फदील एक साहब। शेर सुनाया था, मैंने एक शेर नहीं, सुनाया इसमें तो था मैं एक शेर कि सुनाता हूँ। आईने को, नहीं, इसमें मैं एक शेर जी, जी। कहता हूँ कि वही अबू जहलो अबू लहब है, बदल के तालिब जो आ रहे हैं नए जमाने के रहबरों से, कभी ना हरगिज फरेब खाना। चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो या फ्रांस हो, ये सब एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, और यही वजह हाँ। है कि इस तरह से आप इनके स्टैंड जो है तब्दीली देखते हुए नजर आ रहे हैं। जी फजैल भाई। नहीं तो इनके बातों से कोई खुश भी नहीं होता है। मालूम है कि ये धोखेबाज लोग हैं। तो सभी लोग अपनी तैयारी करते रहते हैं, इनके भरोसे नहीं बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए ईरान ने मीटिंग कैंसिल कर दी अमेरिका के साथ कि भी बात भी करोगे, हमला भी करोगे, ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा। धमकी भी दोगे और बात भी करो, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। फ्रांस का चेहरा सामने आ गया। अभी 17 में तो टाइम है 2-3 दिन का। अभी मुमताज भाई देखिए धीरे धीरे सारे चेहरे बेनकाब होंगे। सबसे लगता था कि फ्रांस ही हूती को मदद करेगा, लेकिन उसका भी चेहरा सामने आ गया। इसे देखिए ये पूरी सबको पता है कौन कहां से है, कौन क्या करेगा, सबको पता है। ईरान अपने बल पर, उसकी सबसे बड़ी ताकत चाइना और रूस है। वो ये लोग अडिग हैं, ये लोग अपने जगह पर बिल्कुल मुस्तैद हैं, और इनके अंदर कोई जरा सा भी हवा जाने का भी जगह नहीं है। बिल्कुल अलायंस, मोटा अलायंस है इनका, मजबूत अलायंस है। और ये अलायंस मिल करके यूक्रेन और फिलिस्तीन की जंग को आप अलग अलग देखिए ही नहीं, ये दोनों एक साथ चलेंगी और खत्म भी एक साथ होंगी। दोनों का मकसद भी एक ही है। ये जबरदस्त स्ट्रेटजी है, और इसी वजह से नेटो कंट्री फ्रांस जितने हैं ये सब परेशान क्यों हैं? ये परेशान है कि चाइना, रूस और ईरान, ये 3 बड़े कंट्री हैं। अगर ये लोग सक्सेस हो गए तो तेल पर दादागिरी खत्म हो जाएगी अमेरिका की, समझिए। फिर फ्रांस सब लोग, तेल तो सस्ता मिलता है उनको ना अरब से, तो तेल की ये अंतिम एक वक्त था जब 1990 में सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला करके और जबरदस्त मिडिल ईस्ट में अपना पैर जमा लिया अमेरिका, और जगह जगह सारे देशों को कंट्रोल करने लगा, पूरा तेल पे कब्जा कर लिया। हो सकता है कि यही वो सही वक्त है कि उनके पंजे छोड़े और कब्जा हटे इनका, और मिडिल ईस्ट के लोग मिडिल ईस्ट के तेल के मालिक बन जाए। जी जी तो बहरहाल मैं आऊंगा अपने अंजरुल बारी साहब पर, चूंकि उन्होंने कह दिया है, तो मैं यही जानना चाहूंगा कि क्या सिचुएशन, क्योंकि खबरें तो आ रही हैं कि हमला जो है वो शुरू हो गया है और इंटरसेप्ट के लिए भी कौन कौन लोग निकले हैं। तो जाहिर है वो इंटरसेप्ट के लिए निकले हैं। क्या क्या लग रहा है अंजर साहब कि इसमें क्या होगा? और आखिर में चूंकि रूस जो है वो उसके अब ईरान से बातचीत शुरू हो गई है, वो बातचीत कर रहा है, तो अभी चाइना या सब बहुत सारी चीजें, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी पहले राउंड की फाइट तो होगी। आज रात जो है वो मेरे ख्याल से बहुत ही भयानक रात होगी। बिल्कुल मुमताज, ये अहम नहीं है कि किसके कितने जहाज गिरते हैं। और ये भी बता दूं, यहाँ पे फिर जयदीप साहब ने कहा कि यहाँ पे आप देखिए क्रियात समूना मिलिट्री बेस हिट हो गया है। यहाँ पे क्रियात समूना का मिलिट्री बेस हिट कर दिया ईरान ने। और ये भी देखिए ईरान की मिसाइलों की दूसरी वेव जारी हो गई है। दूसरा जो है खेप जिसको हम लोग बोलते हैं
वो फिर मिसाइलों से हमला कर दिया और क्रियास चमूना मिलिट्री बेस हिट हो गया। ये खबर यहाँ पे आ रही है। तो ये आप देखिए अभी और खबरें आएंगी जी आखिर में। बिल्कुल। अंजर साहब, मैं ये कह रहा था मुमताज के जिस तरह से ये तमाम चीजें हो रही हैं, किसके कितने जहाज गिर रहे हैं, किसके कितने ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं और कितने बेसेस को हिट किया जा रहा है, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि जो सिविलियन है उनको किस तरह से जो है इसमें जो है बचाया जा सकता है, उस चीज पे गौर किया जाना चाहिए। क्योंकि इजराइल का जो रुख दुनिया के सामने उभर करके आया है और जैसा कि उसने सीधे तौर पर ईरान में सुबह से आप जो तमाम चीजें देख रहे हैं, उसमें सीधे तौर पे ये नजर आ रहा है कि उसने जो है सिविलियन को निशाना बनाने की कोशिश की है और इसकी ये पुरानी एक आदत है। वो जब जो है आर्मी बेसेस या आर्मी ऑफिसर को उस बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, तो अपनी खींच को मिटाने के लिए वो सिविलियन को टारगेट करके उस देश को या उस कंट्री के नेतृत्व को झुकाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि ईरान जो है सिविलियन को लेकर के उसका रुख क्या है। क्या वो आने वाले वक्त में उसका टारगेट सिर्फ जो है आर्मी बेसिस है, आर्मी तंसीबात को बनाया जा रहा है, फौज को बनाया जा रहा है। हालांकि इजराइल के अंदर चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे वो सिविलियन हो या फौजी, तमाम के तमाम लोग जो है वहाँ सिविलियन कोई काउंट नहीं होता, तमाम के तमाम लोग फौजी वहां पर तस्वुर किए जाते हैं। क्योंकि वहां के कानून में ये चीज है कि अगर इजराइल की नागरिकता आपके पास है तो आपको कुछ सालों के लिए ट्रेनिंग आर्मी की लेनी होगी। तो कोई भी आदमी वहां पर कॉमन नहीं है, वहां हर आदमी जो है एक तरह से आर्मी मैन तस्वुर किया जाता है, वहां जो है इसकी ट्रेनिंग ली जाती है। तो ये है तमाम चीज। लेकिन जिस तरह के हालात बनते हुए दिख रहे हैं, जाहिर है कि आने वाले दिनों में ये एक तरह से दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। और जिस तरह से फिरोज अहमद बख्श साहब ने ये बात रुके कही रहे। जी जी अंदर साहब, मैं फिरोज साहब से कहूंगा कि वो थोड़ा कंटिन्यू करें। वो वीडियो आ गया है जो तेहरान को हिट किया, वो तिल अवीव को हिट किया है, वो वीडियो आ गया है। मैं फुटेज आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे फिरोज अहमद बख्श साहब, ये तस्वीर और फीचर सब आ गई कि ईरान ने भरपूर जवाब दिया है। मैं वो फुटेज आपको दिखाता हूँ, प्रेस टीवी ने जारी कर दिया है। क्योंकि लोग यहाँ पे सवाल कर रहे हैं कि कहां से खबर मिल गई, क्या हुआ। मैं वो फुटेज भी दिखाना चाहता हूं। लेकिन फिरोज अहमद बख्श साहब, ये तो जवाब हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि कहा फजील साहब ने कि बात करते करते हमला शुरू कर दिया, ईरान ने हमला शुरू कर दिया। फिरोज अहमद बख्श साहब जी, देखिए इसकी शदीद तरीन जरूरत थी। ईरान को अपने वजूद को बचाए रखने के लिए ये निहायत ही जरूरी था कि वो ऐसी कारी ज़र्ब लगाए उसके ऊपर, इसराइल के ऊपर, और कहीं भी लगाए। ये बिल्कुल सही कहा अंजर साहब ने कि जितने भी 93 लाख 90 लाख इसराइल के बाशिंदे हैं वो सारे अपने को फौजी तस्वुर कर सकते हैं। अब ईरान के लिए जरूरी हो गया है कहीं भी अटैक करे, फॉरगेट इट, कहाँ कौन है कहाँ कौन नहीं है। क्योंकि इसमें इसराइल ने तो सारे फलस्तीनियों को, निहत्तों को मार दिया ना। अब ईरान जो है, ईरान फलस्तीन का भी बदला ले सकता है और जो उसके इतने बड़े बड़े नेता मार दिए, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट और फौजी जनरल मार दिए इतने सालों से, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका भी जो है बदला ईरान को लेना चाहिए। और ऐसी ऐसी कारी ज़र्ब लगाएं कि आने वाली नस्लें इसराइल की पूरी दुनिया की याद रखें। जी। तो फजील साहब, ये हमला जो है वो ईरान ने शुरू कर दिया है और दूसरी खेप, और अभी खबरें और आ रही हैं। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? जो लोग ये समझ रहे थे पहले वाला ईरान, लेकिन ईरान ने चूंकि एक बात कही थी कि जहन्नम में बदल देंगे इजराइल को, और ये भी कहा था कि ट्रिगर पे हमारी उंगली है। तो अब जिस तरह की तस्वीर आ रही है जी फजील साहब। देखिए, इजराइल के बारे में लोगों ने काफी चीजें जो सुन रखी हैं वो सब अफवाहें ज्यादा है। उनका हर आदमी मिलिट्री नहीं हो सकता, ये नेचुरल सी चीज है। सबकी फिजिक्स और सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। जो लोग देखिए इजराइल के लिए टोटली फेल है, वहां सबको आर्मी बना दो, सबको ये कर दो,
मैं जब पढ़ता था तो एनसीसी कैडेट में रहा, सी सर्टिफिकेट पाया मैंने, 82 कैंप्स किए। तो आज से उस समय हम 5 किलोमीटर दौड़ लेते थे। 14 किलो एमएमजी का वजन होता है, 14 किलो। अब शायद लेकर के और वार में आ जाइए, तो होगा हमसे या हमसे नहीं होगा ना। और इजराइल जो है सबको ट्रेनिंग दे दिया, ट्रेनिंग देने के बाद कोई पिज्जा बर्गर का दुकान खोल लिया, कोई बैंक का नौकरी कर लिया, कुछ कर लिया। अब उसको आप बुलाएंगे 14-15 साल बाद कि आओ लड़ो, उससे तो बंदूकें नहीं उठ रही है। वो 100 मीटर जा रहा है तो हांफने लग रहा है, 2 सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा है। अब उसको आप मैं बंदूक दे के एक कहेंगे सेकंड लड़ो। लूंगा। वो शॉर्ट में दिखाना चाहता हूँ, शॉर्ट वो ये देखिए, ये तिलक, हाँ, ये वो एक शॉट आया है, ये जो शॉट दिखाई हमला मुझे किया बिल्कुल। है मिसाइल से। तो ये तस्वीर अभी और ये प्रेस टीवी ने जारी किया है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं से। और अब वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। जी कंटिन्यू करें, मैं वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। तो जिस तरह जब यही आर्मी थी बारी साहब, तो हिजबुल्लाह के साथ जब लड़ाई हो रही थी तो वो जमीनी जंग हो रही थी, तो टैंक्स चल रहे थे उधर। टैंक की आवाज सुन करके आईडीएफ के जवान बेहोश हो जा रहे थे। उन्होंने इतनी भयंकर आवाजें नहीं सुनी कभी, और बेहोश हो जाते, पानी डाल के उठाना पड़ता था। ऐसी सेना से आप क्या जंग जीत लेंगे ईरान से, जहां परमानेंट सोल्जर्स हैं, जो दिन रात नहीं, मेहनत लेकिन करते हैं, जो फजील दिन रात साहब, दौड़ते हैं। फजील साहब, देखिए जंगें जो है हौसलों से लड़ी जाती हैं, और वो इस तरह से नहीं लड़ी जाती कि आपके पास हथियार कितना है। हथियार के बल पे आप जो है अगर जंग के मैदान में जाएंगे, तो जो तस्वीर आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली सैनिक जो है जमीनी सतह पर जब मैदान में उतरे, तो साफ तौर पे उन्हें पसपाई का सामना करना पड़ा। तो चूंकि देखिए जंगें जो है हौसलों से लड़ी जाती हैं, उन अगर आपके पास हथियार नहीं है, अगर आपका हौसला बुलंद है, तो भी आप किसी तरीके से दुश्मन को जो है मगलूब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर हौसला ना हो और आपके पास जो है हाईटेक से हाईटेक हथियार आपके हाथ में मौजूद है, तो ऐसी सूरत में मुझे नहीं लगता कि आप जो है किसी तरह से सक्सेस होंगे। यही वजह है कि ये फर्क जो है इजराइल में आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो हौसला कहां से आएगा? उनके घर का आदमी जब जिस तरह से फिलिस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं, जिस तरह से गजा में लोग मारे जा रहे हैं, वो तो अंदर से बदला लेने के लिए हौसला आ रहा है ना उनको। उनको जब नींद आती है तो उनको अपने घर का मरा हुआ इंसान याद आता है। उनको जब धूप में खड़े होते हैं तो उनको तकलीफ होती है, गर्मी लगती है, तो उनको अपने घर के ऊपर गिरते हुए गोले नजर आते हैं, इसलिए हौसला बढ़ता है ना। बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ में जीने वाले आदमी को इजराइल को लड़ने के लिए क्या हौसले की जरूरत है? क्या है का हौसला, क्या चाहिए उनको? वो तो फर्स्ट क्लास जिंदगी जी रहे थे, पिज्जा बर्गर खा रहे थे, एसी में सो रहे थे, एसी गाड़ी में चल रहे थे। अब उनको जंग में ढकेल दिया तो उनका हौसला तो पस्त हो रहा है। उनका हौसला कहां से बढ़ेगा? जब किसी का गांव में जब किसी का घर जल जाता है, तो वो बदला लेने की आग में वो जिंदगी को जला लेता है अपने। तो वो आग सीने में कहां से आएगी? इजराइल के सीने में वो आग कहां है? इजराइल के सीने में वो आग नहीं है। वो मस्जिद अक्सा से प्यार करने वालों के दिलों में वो आग है कि हमारी मस्जिद अक्सा पे हमला हो रहा है, हमको बचाना है इसको। वो आग फिलिस्तीन में है, वो आग गजा के लोगों में है जिनके घरों को बम छोड़ाया गया है। वो आग जो है हमास में है, वो आग ईरान में है। क्या दुनिया के सारे मिडिल ईस्ट के इंसान जो हैं, उनके दिल में ये आग नहीं है कि सद्दाम हुसैन को बेगुनाह कैसे मारा गया? क्या गद्दाफी को कैसे बेगुनाह मारा गया? ये दुनिया भर का मुसलमानों के दिल में आग जल रही होगी ना इस बात की कि कैसे मारा गया गद्दाफी को, कैसे मारा गया सद्दाम हुसैन को, कैसे मारा गया यासिर अराफात साहब को। तो ये आग तो उनके दिल में कहां जल रही? वो तो खुश है कि हमने मारा। हम दुखी हैं कि हमारे लोग मारे गए और हम कुछ कर नहीं पाए। 25% आबादी कम हो गई अफगानिस्तान में क्लस्टर बम मार करके। तो जिनके अफगानिस्तान के सीने में, लोगों के सीने में आग जल रही है, वो तो इजराइल के सीने में वो आग कहां है? इजराइल क्यों लड़ेगा? वो तो फर्स्ट क्लास पिज्जा बर्गर खा के एसी में सो रहा था, एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहा था। नेतन्याहू ने उनको जंग में फंसा दिया। वो तो गाली दे रहे, वो तो भाग रहे मैदान छोड़ के, वो युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे। कितनी पोस्टें खाली पड़ी है उनकी, जवान भाग जा रहा है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि आग इधर ज्यादा है, उधर है ही नहीं। बिना आग चिंगारी के कोई आग लगती ही नहीं है। तो चिंगारी उधर है ही नहीं, उधर तो पूरा एसी की हवा है, ठंडी हवा है, वहां आग लगने का कोई मतलब ही नहीं। जी मंजर भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जहां पर आग होगी, जहां चिंगारी होगी, आग और धुआं वहीं पर होगा। और ये बज़ाहिर जो है दिखता भी है, जी, और यही मैं वजह है कि जी, यही वजह है कि आप जी जी देखिए कि बड़े पैमाने पे जब से ये तमाम लड़ाई जो है जंग की शुरुआत हुई है, तो जो भी इज़राइली जा करके इज़राइल के अंदर बसे हुए हैं, यानी यहूदी जो इज़राइल के अंदर आए थे और जिनका आपने ज़िक्र किया कि वो तमाम के तमाम पिज़्ज़ा, एसी रूम और वो खा करके अपनी ज़िंदगी में मस्त थे, उनको ठंडी-ठंडी हवाएँ आ रही थी। अब जब जो है क्या कहते हैं उन्हें जंग की खतरनाक जो सिचुएशन का अंदाज़ा हुआ, तो यही वजह है कि लाखों की तादाद में आज जो है इज़राइल छोड़ करके यहूदी जो है तेल अवीव और इज़राइल के अलग-अलग शहरों को छोड़कर वापस जा चुके हैं। हालाँकि लाख कोशिशें हो रही हैं दुनिया भर से कि दोबारा से उन्हें वापस लाया जाए, अब कोई आने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि इज़राइल और खुद अमेरिका और यूरोपियन देशों को अब ये लगने लगा है कि अगर इज़राइल के साथ खड़े न हुआ गया, तो ऐसी सूरत में मुमकिन है कि जो ईरान कहता आया है कि सफ़े हस्ती से जो है नक्शा मिटा दिया जाएगा, ये मुमकिन ज़्यादा दूर नहीं है और ये بعید नहीं है मेरी कि ये इधर दिन आवाज देखने पहुंच रही है। अंदर साहब, मैं कहना चाहूंगा अब जी, तक नेटवर्क की मैं ऑन प्रॉब्लम रिकॉर्ड लग रहा है बता रहा हूँ जी जी। आपको, सिर्फ इजराइल छोड़ के, और इंशाल्लाह और छोड़ के जाएंगे। और मैं बता दूं आपको, ये तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई है, ये प्रेस टीवी की बिल्कुल 6 मिनट पहले मूवमेंट इरानियन मिसाइल में डायरेक्ट इम्पैक्ट इन तिल अवीव। और जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने यहाँ पे ये बताया, देखिए सबसे पहले खबर जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने यहाँ पे ब्रेक की थी और उस वक्त कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि उन्होंने जो खबर दी थी, अब एक बार और ये बताया है कि एक मिसाइल से तेल अवीव के मंत्रालय की इमारत दो दो करके जल रही है, उसके भी फुटेज आ रहे हैं। इसके अलावा ये भी खबर आ रही कि 17 मिसाइल ने इंपैक्ट किया है, 17 मिसाइलों ने हिट किया है, तो बड़े पैमाने पे। और दूसरा राउंड भी, ये पहले राउंड का इंपैक्ट है, दूसरा राउंड भी शुरू किया है ईरान ने। और अभी जयदीप अमित शुक्ला जी कह रहे थे कि उनके किसी साथी ने बताया है जो ईरान में ही है कि ईरान के पास इतने मिसाइल हैं कि कई साल तक ईरान अभी फिलहाल लड़ सकता है। तो ईरान की भी अपनी तैयारी है फदील अहमद साहब, ईरान की भी अपनी तैयारी है। और ईरान जिस तरह से, चूंकि बस अब मैं 2 मिनट में समअप कर दूंगा, 30-30 सेकंड, हालांकि खबरें चूंकि मुस्तकिल जो है वो आ रही हैं, और इसलिए चूंकि बिल्कुल एक वॉर जोन में या वार रूम में हम लोग जैसे बैठ करके, और इस वक्त इस तरह का माहौल, क्योंकि बहुत जो है ये बड़ी बात है मैं कह रहा हूं, और इसको आप बिल्कुल ईरान और इजराइल मत समझिए। ये जो जंग है इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है फदील साहब, पूरी दुनिया पे। और मैं, या फिरोज साहब कुछ कहना चाहेंगे और फिर मैं फदील साहब आता हूँ। हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, मैं बस सिर्फ एक सेंटेंस ये कहना चाहूंगा कि इसराइल के लिए ईरान के लिए इसराइल के खिलाफ ये डू और डाई मौका है। ठीक है, जो डू और डाई मौका भारत ने छोड़ दिया इस्लामाबाद तक जाने को। आज इस्लामाबाद हमारी बाउंड्री में होता, मगर फजील साहब से बात हो रही थी, कहने लगे फजील साहब कि अगर इस्लामाबाद हमारी बाउंड्री में आ जाता तो इतने सारी मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ जाती, वो छाती पे मूंग दलती। खैर चलिए, वो एक मजाक वाली बात है, लेकिन बहुत क्रूशियल टाइम है ईरान के लिए, आइदर टू प्रूव इटसेल्फ और टू इनफैक्ट सरेंडर। मेरा ख्याल है कि जो हजरत इमाम हुसैन के रास्ते पे चलने वाले जो ईरानी सिपाही हैं, ये इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। हमारे दिल तो ये कह रहे हैं आगे अल्लाह पे छोड़ दें। जी फदील साहब, जिस तरह की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, हिट कर रहा है, और उधर हूती ने भी शायद लेबनान से अभी बताया जा रहा है
कि वहां से उन्होंने मिसाइल से हमला किया है। ये हूती की पकड़ जो आप कभी कहते थे कि वहां पहुंच जाएंगे हूती, और यहाँ पे तबरेद आलम सिद्दीकी साहब ने कहा, आई थिंक यू आर अपडेटेड विद रिसेंट न्यूज दैट हूतीज वर firing missiles successfully from Lebanon at Tel Aviv. Suppliers might still be active. तो ये आप क्या कहेंगे? अब ये तो तस्वीरें भी आने लगी हैं फजील साहब हमले की। लोग समझ रहे थे कि शायद ये खबर मुमताज यूं ही भाई, है। कहना क्या है कि रावण की लंका में तब आग लगी गई है, अब बस रावण को पकड़ना है, उसका दाव आसान करना है और कुछ नहीं। ये बात नेतन्याहू को अच्छे से पता थी कि हम हमला करेंगे। उसके बाद मानसिक रूप से वो भाग चुके हैं इजराइल से, और उनको पता था कि उसका इजराइल का हमला इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, सारी छुट्टियां रद्द कर दी, सारे स्कूल बंद कर दिए, सारे सरकारी ऑफिसेज बंद कर दिए। नेतन्याहू तो सुबह हार गए थे, हमला करने के बाद भी हार गए थे। यदि आप इतना डर रहे तो आपको हमला करना ही नहीं चाहिए था। और इतना आप अगर हैं बहादुर, तो जिस तरह से ईरान के लोग छतों पर खड़े होकर के ताली बजा रहे हैं, देख रहे हैं, आतिशबाजी जैसा माहौल बना हुआ है, आप भी देखिए क्यों भाग रहे हैं। नेतन्याहू जी विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये इनका विनाश तय है, और लंका को जलना भी तय है, और रावण को मरना भी तय है। बस इससे ज्यादा हम कुछ कहना भी नहीं चाहते। जी मुमताज भाई। आवाज बंद हो गई लगता है आपकी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। मैं शुक्रिया अदा करूंगा फिरोज अहमद बख्श साहब का, हम सब के सीनियर बड़े, इसके अलावा फजील अहमद साहब और अंजर बारिश साहब का भी शुक्रिया। अरे शुक्रिया नहीं, अंजर साहब का 1 मिनट का सदारती खुतबा करवा दीजिए। जी जी अंजर साहब, फाइनल वर्डिक्ट, हालांकि अभी बाकी, लेकिन फिर भी आप फाइनली जो है। बहुत शुक्रिया। जैसा कि फजील भाई ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली मिसाल इस वक्त इजराइल के ऊपर पूरी तरह से फिट बैठती है, लेकिन ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, यानी जिस तरीके से इजराइल के तेल अवीव से धुआं उठ रहा है और आग के शोले जो आप ये देख रहे हैं, ये इजराइल का वो घमंड है, वो चकनाचूर हो रहा है, और अमेरिका की वो हठधर्मी है जो इजराइल के बराबर साथ में खड़ी हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आज हम ये कहने को मजबूर हुए हैं कि इजराइल की ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली पोजीशन बनी है, जिसको इस तरह से हम तस्वीरों की शक्ल में देख रहे हैं। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए, और हम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से भी इस बात की अपील करते हैं कि इस पूरे मामले में फौरन इजराइल का ये जो जारहाना कदम रहा है उस पर एक्शन ले, और उसको जो है फौरन जो है मजबूर करें कि वो काउंटर अटैक से बचे, और जो भी चीजें हुई हैं उसको मिल बैठ करके बातचीत करे, और फिलिस्तीन के मसले को टू नेशन की जो बात फिलहाल सामने हो रही है उस पर अपने फैसले पर असली मोहर लगाए, तभी यहाँ पर शांति मुमकिन है, अदरवाइज नहीं हो सकती। मुमताज जी तो मैं आपको बता दूं कि अब बहुत सारे फुटेज वो सामने आ रही है, बहुत सारे फुटेज प्रेस टीवी पे, और ये भी मैं बताऊं कि वहां नौजवान जो ईरान में खड़े होकर के सब देख रहे हैं किस तरीके से, लेकिन तिल अवीव में बहुत भारी नुकसान हुआ है। हूती ने भी हमला कर दिया है और हमास की तरफ से भी हमला हुआ है, और ये भी बताया जा रहा है कि लेबनान से अंसारुल्लाह, वो लेबनान से हिजबुल्ला वो भी एक्टिव हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी एक तैयारी के तौर पे, अब यहाँ पे देखिए जो मैं फुटेज देख रहा हूँ, यहाँ पे फुटेज कैप्चर फर्स्ट वेव ऑफ इरानियन मिसाइल्स रेन डाउन ऑन टारगेट्स इन तिल अवीव, और वाकई मैं जो फुटेज देख रहा हूँ उसमें एक पूरी कतार में मिसाइल्स जो है वो जा रही तिल अवीव पे। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अपने जाते जाते ये भी
मैं दिखा दूं लोगों को, वो फुटेज भी सामने चूंकि आ रही है। और फदील साहब, तमाम लोगों को ऐसे मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, और शुक्रिया, लेकिन मैं 1 मिनट का बस मैं वो फुटेज दिखा करके, और चूंकि सदारती खुतबा हो गया है, वो फुटेज मैं किस तरह से आप देखिए ये हमला जो है वो किया गया है, और वो फुटेज सामने आ गई है। तो बस एक 3-4 या 8 सेकंड के फुटेज होगी, ज्यादा नहीं है। और तो ये अपने आप में बहुत बड़ी, और मुझे जैसा कि मैंने आज अपना थंबनेल भी लगाया था कि ये रात जो है वो बहुत भारी रात होगी, बहुत बड़ी रात होगी। तो यहाँ पे आप देखिए वो मैं फुटेज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये तो ये बिल्कुल लेटेस्ट यहाँ पे, ये फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। और आप देख रहे होंगे आवाज जो आ रही है, फदेल साहब, फिरोज साहब, अंजर साहब, वो बच्चे की आवाज आ रही है। वहां लोग बाहर, यानी ये सब हो रहा है और लोग बाहर खड़े हुए। बिल्कुल, ये फिलिस्तीन के वो मासूम बच्चे हैं जिन्हें भूखा रखा जा रहा है, जिन पर बम बरसाए जा रहे हैं। तो उन्हें एक खुशी मिल रही है कि कम से कम कोई तो है जो हमारा बदला ले रहा है, कोई तो सामने आया है। इसलिए आप जो है उस बच्चे की आवाज सुन रहे हैं जो तेज आवाज में अल्लाह अकबर का तकबीर बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। रिजवी जी बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे, और मैं फिर यहाँ पे शेल्टर के बंकर होने के कारण ज्यादा वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, और वहां पर मिलिट्री सेंसरशिप भी लगी हुई है। तो इसलिए बहरहाल तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिसका इंतजार शायद दुनिया को था कि ईरान अटैक करेगा या न करेगा। जब हमने शुरू किया था तब भी सस्पेंस कायम था, लेकिन बातचीत करते करते ईरान ने एक भरपूर जवाब दिया है। तो बहरहाल ये आप देखिए कि किस तरह से डिमोना परमाणु हिट हो गया है। ये और बड़ी खबर आ गई, डिमोना परमाणु हिट हो गया है। यहाँ पे ये जयदीप साहब ने कहा, ये आप देखिए कि यहाँ पे, और चूंकि मैं आपको ये भी बता दूं तमाम नाजरीन को कि ईरान ने ये दावा किया था कि तमाम दस्तावेज जो इजराइल के हैं वो हमारे पास दस्तावेज आ गए हैं, और हमें मालूम है कि कहां कहां इनके परमाणु ठिकाने हैं, और यही घबराहट थी शायद इजराइल की। तो अब आप देखिए यहाँ पे अटैक किया, डिमोना परमाणु हिट हो गया है। तो यहाँ पे इसके अलावा आयरन डोम बैटरी स्टक हो गई है। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आयरन डोम जिस पर इनको बड़ा एतमाद था, उसकी बैटरी स्टक हो गई है। तो ये देखिए, ये मैं आपको बिल्कुल लाइव इस वक्त दे रहा हूं। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं फिर लाइव हाजिर होऊंगा अगर कोई बहुत बड़ी खबर। जी 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 अंजर साहब। मुमताज, लेकिन इसमें एक चीज और गौर करने वाली यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से ईरान ने पिछले दिनों ये दावा किया था इजराइल के जो एटॉमिक रिएक्टर से जुड़े हुए तमाम जो कागजात उसको मिले थे ईरानियंस को, तो वो चीज जो है कहीं ना कहीं चूंकि उसके पास मौजूद है, उसमें ये तमाम चीजें मौजूद हैं कि इजराइल और अमेरिका ने मिल करके दुनिया भर में कहाँ कहाँ किस किस तरीके से किन किन ममालिक पर और किन किन ममालिक के खिलाफ साजिशें की हैं, किन पर किस तरह से हमले किए हैं। और यही वजह है कि वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए, अमेरिका कहीं एक्सपोज ना हो जाए। तो इन लोगों ने अपनी हठधर्मी और जल्दबाजी में ईरान पर हमला किया, और नतीजा ये है कि आज हम देख रहे हैं कि खुद इजराइल अपने वजूद को बचा पाने में नाकाम साबित हो रहा है। जैसा कि आपने अभी बताया कि जो डेमोना जहां पर के उनका एटमिक जो है पूरा वेपन्स वहां मौजूद है, उसको हिट किया गया है। चूंकि इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर पब्लिक के लिए जब शेल्टर है, तो जाहिर है कि इस तरह के हथियारों को छुपाने के लिए वो और ज्यादा
जो है मजबूत शेल्टर बनाते हैं, और यही वजह है कि उसको कितना नुकसान पहुंचेगा या किस तरह की सिचुएशन होगी। लेकिन अगर जो है उस एटॉमिक सेंटर को नुकसान पहुंचता है और वहां से किसी तरह के डिफ्यूज कोई चीज होती है, तो ये एक बहुत बड़ी तबाही ला सकती है उस पूरे खित्ते में। और अगर ये चीज होती है तो आप ये मान के चलिए कि उस पूरे इलाके में जहां पर ये हिट हुआ है, डिमोना का ये पूरा जो रेक्टर तंसीब है, तो यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर तबाही देखने को मिलेगी, अगर ये बात सच है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये अभी ये शुरुआती खबरें हैं जो फिलहाल सामने आ रही हैं। नहीं, ये भी खबर आई, एक और बड़ी खबर आ गई है, और मैं सेकेंड वेव के फुटेज भी आई है, और यहाँ खबर आई है, जयदीप साहब ने दिया है कि नेतन्याहू का घर बम्बार्ड हो गया है, नेतन्याहू का घर तबाह हो गया है। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे तबाह कर देना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये फजील साहब, वो बात जो आपने बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था, बहुत पहले आपने प्रेडिक्ट किया था, और मैं वो फुटेज भी आपको दिखा रहा हूं जो सेकेंड वेव वाली है। लेकिन यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने, और देखिए जयदीप सिंह बुंदेला साहब की अपडेट इसलिए मैं सही मानता हूं क्योंकि अभी तक उन्होंने जितनी अपडेट की है, उन्होंने सेकेंड वेव की बहुत तकरीबन 20 मिनट पहले खबर दी थी। अब प्रेस टीवी ने बाकायदा वीडियो जारी कर दिया, और यहाँ पे नेतन्याहू का घर बम्बार्ड हो गया। आपने फजील साहब जो कहा था कि रावण की लंका जलेगी, फजील साहब आपने बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था, लोग उसको मजाक समझ रहे थे फजील साहब। और टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर और कर दीजिए। मैं अगर आप लोग रुकेंगे, नींद ना आ रही हो, तो मैं जरूर चाहूंगा कि कम से कम 5-10 मिनट और हमारे साथ। मैंने भी अभी खाना वाना नहीं खाया है, मैं भी ऐसे ही बैठा हूँ। फजील साहब ने आप चाह रहे हैं कि रावण की लंका जलने के बाद हम लोग उठे? नहीं, वो देखिए, ऐसा है कि हम देखिए, जर्नलिस्ट का क्या है कि जर्नलिस्ट जो है और ये पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये भी एक फौजी की तरह होते हैं। ये भी जो है, जर्नलिस्ट कभी नहीं कह सकता साहब कि अब नींद का वक्त हो गया है, अब चूंकि हमारा टाइम पूरा हो गया, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो इसलिए वो भी, और खास तौर से गाजा में सॉरी, गाजा में जिस तरह से 250-300 जर्नलिस्ट मारे गए हैं, वो एक अलग दर्द है फजील साहब, वो एक अलग दर्द है जी फजील साहब। और मैं वो वीडियो दिखाता हूं, लेकिन देखिए गाजा कि आज सिर्फ इजराइल में नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान आज लाइव होंगे आपके साथ या और भी चैनलों के साथ, क्योंकि ये दिन देखने के लिए बहुत दिन से लोग इंतजार कर रहे थे कि इजराइल मिट जाए, नेस्तनाबूद हो जाए, क्योंकि उसने जेनोसाइड किया है 1-2 हजार नहीं, 56,000 लोगों का, और मजलूम फिलिस्तीनियों पर जमीन पर कब्जा करना, ताकत के बल पर कब्जा करना। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका जो पूरी दुनिया में दादागिरी कर रहा है, मिडिल ईस्ट के लोग ही चलाएंगे, कोई अमेरिका इजराइल वहां नहीं आके रह सकता। वो सिर्फ इजराइल फिलिस्तीन पे कब्जा नहीं किया, पूरे मिडिल ईस्ट पे कब्जा किया। तो पूरे मिडिल ईस्ट की आजादी का सपना देख रहे हैं ये लोग, पूरी अरब जगत की आजादी इस फिलिस्तीन के भरोसे होगी, और पूरी दुनिया के मुसलमानों की निगाहें हैं, सभी जाति धर्म के लोग चाहते हैं, अमन पसंद जो लोग हैं वो लोग यही चाहते हैं। फजील साहब, मैं जब वो फुटेज दिखा दूंगा तो उसके बाद आप और बात करेंगे। हालांकि ये एक तस्वीर मैंने जानबूझ करके रेगुलर लगा रखी है ताकि लोगों की राय, मैं वो फुटेज दिखाना चाहता हूँ। और मेरे का ये तिल अबीब का मंजर था जो मैंने दिखाया, और वहां पे किस तरह एक के बाद एक लगातार जो हिट कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर दिया है, चोक कर गया है जिसको कहते हैं इजराइल का जी फजील साहब। और 3 तरफ से हमले बताए जा रहे हैं, हूती ने भी हमला शुरू किया है और हमास भी निकल पड़ा है, और इसके अलावा वहां पे हिजबुल्लाह और ये ईरान तो कर ही रहा है, सेकेंड वेव तो कर चुका है, थर्ड वेव की तैयारी है जी फजील साहब।
देखिए, हमने कहा था कि 3 तरफ से हमला होगा। ईरान हवाई हमला करेगा और हमास और हिजबुल्लाह ये जमीनी जंग करेंगे। अभी जमीनी जंग शुरू होगी 1-2 दिन के अंदर। अभी हवाई हमला शुरू हुआ है। अभी ये लोग इजराइल पूरी तरह से इस बार फंसेगा, तो इस बार कोई नहीं बचा सकता है, चाहे जितना भी जंग कर ले। इधर हिजबुल्लाह और हमास और ये दोनों पैदल पैदल लड़ाई लड़ेंगे और इजराइल में घुसने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। और ये देखिए मैंने दिखाया, और तीसरी वेब में भी कम से कम 100 मिसाइलें छोड़ी जा रही है, तो तीसरी वेब भी जारी की जा रही है। तो यहाँ पे आप ये जो आपने फोटो लगा दिया है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरे दोस्त कह रहे हैं कि खाए बम ऊपर अटका है, नीचे क्यों नहीं गिर रहा। नहीं, ऊपर लिखा हुआ है मूवमेंट जो है, वो तस्वीर है, वो तस्वीर लगी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है। लोगों को इतना पेशेंस नहीं है कि वो बम ऊपर लटका रहे। अब लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बम गिर जाए। नहीं, पेशेंस वो जो है उस पे कैप्शन जो लिखा है वो भी, और मैं गिरने वाला भी तो दिखा रहा हूँ। मेरे दोस्त जो है यहीं बैठे थे मेरे पास, तो कह रहे हैं कि बम ऊपर जो है लटका है वो गिर क्यों नहीं रहा है। हमने कहा वो वीडियो नहीं है, फोटो। तो बहरहाल इतनी बेचैनी है कि लोग चाहते हैं कि बम गिर रहे, अटके ना ऊपर। नहीं, तो ये क्या कहेंगे, पूरा तिल अवीव के आसमान में धुआं छा गया है। पूरा तिल अवीव में, पूरे तिल अवीव में इस वक्त अंजर साहब, पूरे तिल अवीव में जो इस वक्त सूरत हाल है, 10 मिनट का और वक्त मांगा है, और मैं 10 मिनट नहीं लेकिन 3-4 मिनट और करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे पूरा जो है, और उसके बाद मैं अगर जरूरत बहुत पड़ेगी तो मैं खुद कर दूंगा। अंजर भाई पूरे एनर्जेटिक लग रहे हैं, इन्हीं से करिए। नहीं बिल्कुल, जो आप है जा रहे हो क्या? आप सिर्फ नहीं, आप कहेंगे तो रुकेंगे, नहीं तो हम तो जाने के लिए तैयार थे। अरे अब ये रात रोज थोड़ी आती है। आप तो मिलिट्री के आदमी हो, आप कैसे जा रहे हो? देखिए जर्नलिस्ट, हमको याद है कि जब मुंबई में जो है आतंकवादी हमला हुआ था, तो उस वक्त 3 दिन तक बगैर नहाए सिर्फ बाथरूम के लिए हम लोग जो है तो वहां से हटा करते थे, वरना कंटिन्यू उसी स्पॉट पे ही हम लोग मौजूद रहे। और 3 दिन तक, क्या रात क्या दिन, क्या धूप क्या शाम, वहीं पर उसी स्पॉट पर हम लोग मौजूद थे। तो हमको ये अंदाजा है कि जिस चीज का जिक्र अभी रिजवी साहब ने किया कि जर्नलिस्ट और आर्मी मैन ये बराबर जो है कहते हैं, इनके लिए कोई समय सीमा नहीं होती, ये कंटिन्यू जो है अपने मोर्चे पे अगर डटे हैं तो डटे हैं। और जाहिर है कि जो है अगर हमें मोर्चे पे बैठना है तो हम सुबह से शाम तक कंटिन्यू इस तरह से बैठे रह सकते हैं, इससे जो है किसी तरह की कोई मुजाहका नहीं है। लेकिन जिस तरह का धुआं इस वक्त आप तेल अवीव के आसमान में देख रहे हैं, ये कोई इत्तफाकन नहीं है, इसकी पहले से एक आशंका जाहिर की जाती रही है। और आप जो फेज की बात कर रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, पूरी रात ये सिलसिला चलता रहेगा। सुबह में जो है क्या कहते हैं इजराइल और अमेरिका आ गई है। अंजर साहब खबर ये है कि कम्युनिकेशन टावर हिट हो गया है। जो कम्युनिकेशन टावर था इजराइल का वो भी हिट हो गया है, कई मिनिस्ट्रीज हिट हुई हैं। तो ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी, और ये तीन ये आप देखिए कि 3 जो है वो वेब यहाँ पे चल चुकी है। और जैसा कि अंदर साहब आपको पता होगा कि ईरान ने कई बार ये दिखाया कि बड़े बड़े शहर जो है वो बसे हुए हैं अंडरग्राउंड, जो भरे पड़े मिसाइल से। और किसी ने कहा कि 5 लाख मिसाइलें हैं, मतलब 1000-2000 नहीं है, कई शहरें। और ये भी बता दिया था कि हमारे स्विच जो है वो उस पे लोग बैठे हुए हैं, यानी कमांडर तो स्विच नहीं दबाता ना, दबाने वाले तो अलग हैं, वो भी बता दिया था। आप सोचिए कि जिसके इतने बड़े कमांडर्स मारे गए हो वो इतनी जल्दी जवाब देगा। क्या ईमानदारी से बताइए, क्या अंजर साहब आपको लग रहा था कि ईरान इतनी जल्दी इतनी तेज रिएक्ट करेगा? अंजर साहब जी बिल्कुल। देखिए जहां तक के बात ईरान के रिएक्ट की है, जाहिर है कि दिन में आपने सुना होगा कुछ खबरें इस तरह की आपने देखी थी कि कुछ ड्रोन आए थे ईरान की तरफ से। हालांकि ईरान ने कहा है कि हमने अभी उस तरह का कोई अटैक नहीं किया था, लेकिन ईरान ने जो अपने नए ड्रोन जो है बनाए हैं, तैयार किए हैं,
उनका एक्सपेरिमेंट उसने उस वक्त किया था, जिसको उसने कहा कि नहीं ये कोई हमला नहीं है। हमला तो अब शुरू हो रहा है। ईरान की हमेशा से शुरू से एक पॉलिसी रही है कि पहले देखो, आजमाओ, जांच करो और जज कर लो, और उसके बाद जो है फिर मजबूत अंदाज में, भरपूर अंदाज में ऐसा अटैक करो कि दुश्मन फिर दोबारा कभी उठने की पोजीशन में ना रहे। और शायद इसी पॉलिसी को सामने रखते हुए फिलहाल ईरान का ये जो काउंटर अटैक आप देख रहे हैं, ये उसी की गम्माज़ नजर आ रहा है। IRGC ने एक और ये ऐलान किया है, और मैं समझता हूं कि यही ईरान से तवक्को की जा रही थी। वो ये कि कहा है कि हम सिर्फ मिलिट्री बेस और एयर बेस को निशाना बना रहे हैं। यानी ईरान ने कहा है कि हम बिल्कुल कहीं भी जो शहरी हैं उनको निशाना नहीं बना रहे हैं, हम एयर बेस और मिलिट्री बेस उसी को निशाना बना रहे हैं। तो यहाँ पे और जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने फिर अपडेट किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी खबर आ रही है कि तीसरी वेव की लगभग सभी मिसाइलें लैंड कर रही हैं। यानी इनको अब डिफेंस करने वाला वहां कोई नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन सेंटर ही वहां तबाह हो गया है। अब इसकी वजह से वहां इंटरसेप्ट का काम ही खत्म हो गया, तो सभी मिसाइल लैंड कर रही हैं। तो जो बात कही थी कि हम जहन्नम बना देंगे, अगर 100 मिसाइल, फदील साहब आप तो यहाँ पे जनरल हो गए हैं, हमारे इस चैनल पे आपको लोग जनरल की उपाधि दे चुके, क्या कहेंगे फदील साहब? फदील साहब है ना? बिल्कुल है। फदील साहब लग रहा है तस्वीर लगा के चले गए हैं, वो अभी आएंगे तो बताएंगे। लेकिन आप अंजर साहब, जी। अगर 100 मिसाइल, मान लीजिए 100 मिसाइल अगर वहां पे पहुंच गई, क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी तबाही। बिल्कुल, इस चीज़ की आशंका है और खुद इज़राइल इस चीज़ को समझता है। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस वक़्त खबर इस तरह की है कि वो मुल्क छोड़ चुके हैं और वो किसी सेफ जगह पर चले गए हैं, उनको ले जाया गया है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने युद्धपोत और अपने जो हथियार हैं, वो इज़राइल की सेफ्टी के लिए जो है वहाँ पर भेजे हैं, ताकि इज़राइल को पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित रखा जा सके। उनको पता है कि ईरान जब पलटवार करेगा तो वो अपने आप में इस बार का जो पलटवार है वो इंतहाई संगीन और खतरनाक होगा। यही वजह है कि अमेरिका एक तरफ जहां ये कहता रहा कि इस पूरे हमले में उसका कोई लेना-देना नहीं है, इज़राइल अकेला है, उसने खुद जो है अपने डिफेंस की पोजीशन में आकर के ये हमला किया है, अमेरिका का कोई लेना-देना नहीं है। तो शायद यही चीज़ है जिसको फिलहाल जो है अमेरिका ने महसूस किया कि अगर जो है इज़राइल जिस तरह से इसने हमला किया है और ईरान का जो रिएक्शन का तरीका रहा है, अगर इसमें इंटरफेयर नहीं किया गया और इसमें इज़राइल का दिफा नहीं किया गया, तो ऐन मुमकिन है कि इज़राइल को सफ़ेद-हस्ती से ईरान मिटा सकता है। यही वजह है कि ये पूरी मूवमेंट आप देख रहे हैं कि अमेरिकन युद्धपोत जो है इधर मूव कर चुके हैं और कई जगहों पर उन्होंने जो है ईरानियन मिसाइल्स को, इसके अलावा हूती मिसाइल्स को जो है इंटरसेप्ट करने की भी कोशिश की है। हालाँकि कुछ जगहों पे नाकाम भी हुए हैं और इज़राइल के अंदर जो उनका आयरन डोम जिसका एक हौवा खड़ा हुआ था दुनिया के अंदर, वो पूरी तरह से जब से चूँकि अब वो ध्वस्त हो गया है, तो ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर तबाही के मनाज़िर इज़राइल के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, मुमताज़। जी, मैं फदील साहब का वो रुक गया था। फदील साहब, अब ये खबर आई है कि एयर डिफेंस सिस्टम सब वहां पे तबाह हो गए, काम करना बंद कर दिया, कम्युनिकेशन सेंटर उड़ गया है। तो अब सारी जो मिसाइल्स हैं वो सब लैंड कर रही वहां पे, वो सब ऐसी खबरें आ रही हैं। अगर 100 मिसाइल वहां पे गिरी, क्या लग रहा है आपको कितना भारी? और ईरान ने ये भी साफ कर दिया है कि हम सिर्फ जो एयर डिफेंस और मिलिट्री बेस उसी पे हम कर रहे हैं, हम अवाम पे, जैसा कि अभी इजराइल ने किया कि आम लोगों को मारा, हम आम लोगों को नहीं मार रहे। जी देखिए, मेरी बैटरी चली गई थी, इसलिए हम माजरत चाहते हैं। तो दोबारा चार्ज लगा करके हम मैदान छोड़े नहीं। अभी हम इजराइल को जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, रावण जब तक लंका जला नहीं लेगा, तब तक हम हटेंगे नहीं। और एक बात जान लीजिए, ये बहुत अच्छा वक्त है, बैटरी डाउन है, जब तक बैटरी चार्ज होगी तब तक 200-300 मिसाइल डाल दे उधर, और वो डाल रहे। इजराइल
पहले भी जानता था कि हम नहीं लड़ रहे। अब पता नहीं किसके कहने पर वो ईरान पे हमला कर दिया। और यूनुस चोड़वारा साहब ने खबर दी है, यूनुस चोड़वारा साहब ने, उन्होंने कहा इजराइल का मिलिट्री हेडक्वार्टर तबाह, इजराइल का मिलिट्री हेडक्वार्टर भी तबाह हो गया है। ये खबर दी है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे, और न्यूनतम बेस पर कई सैनिक मारे और घायल हो गए हैं। जयदीप साग बुंदेला साहब ने कहा है। तो ये आप देखिए यहाँ एक के बाद एक यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है, और ईरान के कहने पर अगले 4 घंटे में यूएन में बड़ी बैठक होने जा रही है। तो यहाँ पे आप देखिए कि बहुत बड़ा यहाँ पे, और इजराइल धमकी दे रहा है कि पॉपुलेशन पर हमला करने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अब ये बताइए, अब इससे बड़ी कीमत क्या होगी? जो आपने हमला किया ईरान पे, साइंसदानों को मार दिया, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, सारे कमांडर्स मार दिए। अब इससे बड़ी कीमत ईरान के लिए क्या होगी? फदील साहब ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, ईरान के लिए उन सब के साथ साथ 56,000 बेगुनाहों की मौत का भी बहुत बड़ा मसला है। ईरान जितना दुखी अपने से, हम ईरान के तो कमांडर मारे जा रहे हैं ना, लेकिन जो 56,000 बेगुनाह फौजी मौत के लिए गले लगाता है, लेकिन जो 56,000 बेगुनाह मारे जा रहे हैं फिलिस्तीन के अंदर, उन लोगों का सबसे ज्यादा दुख है। और ईरान गजा के लिए अपने आप को मिटाने को तैयार है, लेकिन गजा और फिलिस्तीन की आजादी ईरान का सबसे बड़ा मकसद है। और ईरान पर हमला करके इजराइल ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली। अब इजराइल को की लंका जो है, रावण की लंका को कोई नहीं बचा सकता। अब इजराइल को मिटना ही होगा, नहीं तो ईरान से माफी मांगना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और अरब, चाहे दुनिया भर के लोग, पूरा नेटो कंट्री आ जाए या पूरा अमेरिका आ जाए, फिर भी ये जंग इस बार इनके खिलाफ जा रही है। और पूरा मिडिल ईस्ट तैयार बैठा है कि भाई हम लोग अब पीछे नहीं हटेंगे। ये सिर्फ गजा और फिलिस्तीन की आजादी की बात नहीं है, पूरे मध्य एशिया की आजादी की बात है, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की आजादी की बात है। ये सिर्फ फिलिस्तीन की आजादी नहीं है, इस फिलिस्तीन के रास्ते से पूरे मिडिल ईस्ट में शांति आएगी। जी, तो बहरहाल ये मैं यहीं पे खत्म करूंगा। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं अभी भी, देखने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। अभी तो 2300 हैं, वरना 4000 5000 लोग हमें देख रहे थे, और बहुत बड़ी तादाद होती है। और अभी भी लगातार कि 2 घंटे से ज्यादा हमारी ये बातचीत हो गई है, और मेरे ख्याल से अब तक का ये सबसे बड़ा लाइव जो है वो हमारा यहाँ पे हुआ है, और लोग उसी तरीके से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। तो मैं लेकिन अब इजाजत चाहता हूँ, और लाल रेखा पार कर दी है। तो यहाँ पे ये आप देखिए कि कहा है कि ईरान ने सीमा क्रॉस कर दी। अब ये बयान जो है वो इजराइल की तरफ से आ रहा है। गाजा वाले तक अपनी भूख भूल गए हैं, यहाँ पे जयदीप साहब कह रहे हैं। तो तरह तरह की बातें बहरहाल, लेकिन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अंजर साहब आपका शुक्रिया, और फदील साहब आपका शुक्रिया कि आप लोग हमसे जुड़े। और ये भी खबर आ रही कि ईरान ने इनकार कर दिया है मीटिंग में जाने के लिए। ईरान ने कहा है कि मीटिंग में नहीं जाएंगे, यूएन के किसी की मीटिंग में अभी फिलहाल हमें जाना नहीं है। और दूसरा ये कि कंक्लूड करने की बात भी आ रही है, लेकिन अभी देखना है कि आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया।